तो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगला कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट है व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज इन्वॉल्व्ड, जब संख्याओं का योग इन्वॉल्व हो। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। ये कई तरीके से संख्याओं का योग जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, कई तरीकों से। कि बी और सी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए आता है। तो एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मैं पहले ये बता देता हूँ। एक बार डी को पिक्चर से बाहर निकालते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद चाहे ई हो, चाहे एफ हो, चाहे जेड तक हो, आप सब कुछ सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ऐसी मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं यहां पर। मान लो हमारे सामने कोई क्लास है, ठीक है, हमारे सामने कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर हैं बॉयज और गर्ल्स। तो उस क्लास के अंदर ये सारे बॉयज हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिए, ये जो लाल लाल हैं ये सारे बॉयज हैं। और उस क्लास के अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं गर्ल्स को। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये जो बॉयज हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, कितने हैं हमें नहीं पता। ये जो बॉयज हैं ये मान लो 10% इनको बढ़ा दें, जितने भी बॉयज हैं उसका 10% और क्लास के अंदर ले आए। ध्यान से सुनिएगा। और ये जितनी भी गर्ल्स हैं पता नहीं कितनी हैं, और इसका 20% जितना भी है बढ़ा दें, और लड़कियां आ जाएं, गर्ल्स का जितना 20% है उसको हम शामिल कर लें। तो ओवरऑल ये जो पूरी क्लास है, क्लास की स्ट्रेंथ में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो जो क्लास की स्ट्रेंथ है, क्लास की जो स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू बॉयज की स्ट्रेंथ प्लस गर्ल्स की स्ट्रेंथ। ये बात तो सच है। तो मतलब दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का सम तीसरी चीज के बराबर है। क्लास की स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स। ऐसे ही a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो कैसे भी करके एग्जामिनर इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि कोई बैग है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चावल है प्लस गेहूं है, कुछ भी इनफाइनाइट वेज होते हैं उसी कंसेप्ट को पूछने के। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं उनको ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर बेसिक बिल्कुल रूटेड हो जाए आपके दिमाग में तो सारे तरीके आपको देखते ही समझ में आ जाते हैं, अगर बेसिक्स को आपने एनफ रिपीट कर रखा हो। ठीक है, तो सीधा समझ में आ जाता है कि अच्छा, ऐसे हंसी भी आती है कई बार, मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा एग्जामिनर देखो ऐसे ट्विस्ट करना चाह रहा था। अगर आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, और हर एक टीचर के बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा टीचर है। तो देखो, अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये तो पता नहीं था कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 10% और 20% इन दोनों के बीच में मैं बोल दूंगा कि भाई ओवरऑल क्लास की स्ट्रेंथ 15% बढ़ी, तो वो गलत होगा। वो गलत क्यों होगा, देखो अभी बता देता हूं। कि मान लीजिए ये जो बॉयज हैं अपने, ये बहुत ही ज्यादा हों, बहुत ही ज्यादा। ऐसे ये जो क्लास है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बॉयज हों ऐसे। ठीक है, देखो कितने बॉयज हैं पूरे वैसे इंडिया में तो हाल भी यही है, हरियाणा में तो खासकर सेक्स रेशियो इतना है कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो एक्चुअल में है, और जो गर्ल्स हैं वो बहुत ही कम हो ऐसे। तो क्या हुआ, बिकॉज ये जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो बराबर है बॉयज की स्ट्रेंथ प्लस गर्ल्स की स्ट्रेंथ, लेकिन ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है। किसी वैल्यू का 20% काफी बड़ा हो सकता है, किसी वैल्यू का 20% काफी छोटा हो सकता है। देखो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, बॉयज को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो जो बॉयज का 10% है ना, बॉयज का 10%, 10वां हिस्सा, वो भी गर्ल्स के 20% से ज्यादा हो गया। इसका 10% भी उसके 20% को मात दे गया। तो एक्चुअल में जब a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो अगर हमें यह बताया गया कि ये वैल्यू 10% बढ़ गई, ये वैल्यू 20% बढ़ गई, तो उस वक्त, और हमें यह ना बताया गया कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें पता ही नहीं बॉयज कितने हैं, इसका 10% कितना है, इसका मान लो यहां पर आप आंसर दे दोगे कि भाई 15%, मैंने 5 बॉयज और बढ़ा दिए और फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आंसर तो बदलना चाहिए ना। लेकिन फिर से 15%, अगर मान लो हमें यह लगता है कि नंबर मैटर नहीं करता, अगर मान लो मैंने गर्ल्स थोड़ी सी और कम कर दी, फिर मैं आंसर पूछूंगा फिर 15%, तो इसका क्या मतलब है कि नंबर मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है ये भी ध्यान से सुनिएगा। देखो कि ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर हमें ये बताए कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली हमें बताए कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। वो बस अगर हमें इनका रेशियो भी बता देना, इनका रेशियो,
तो भी हम बता सकते हैं कि ओवरऑल कितने का चेंज हुआ। कि मान लो अगर वो ये भी बता देना कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है और बॉयज बड़े हैं 10% और गर्ल्स बड़े हैं 20%, तो बताओ कितना चेंज है। तो ये मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ये मैं आपको यहां पर समझाऊंगा आराम से। देखो कैसे समझाते हैं। ये तो भाई महाभारत हो जाएगी इसको मिटाना है। खतरनाक, क्या पंगा मोल ले लिया मैंने। चलो भाई, हाँ देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, हमें रटना नहीं है। देखो ये पूरी क्लास है, ये सर्कल जो है ये पूरी क्लास है, तो मैंने इस पूरी क्लास को, बिकॉज बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2, ठीक है, 3 + 2 5 होता है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी क्लास को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने की पूरी कोशिश यहां पर जारी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दो हिस्सों में क्या है, गर्ल्स हैं, 2 हिस्सों में यहां पर गर्ल्स हैं, और 3 हिस्सों के अंदर क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बॉयज है, और ये पांचों बराबर हिस्से हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो गर्ल्स हैं ये कितने परसेंट बढ़ी, गर्ल्स बढ़ी हैं 20%। इसको अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज कंसेप्ट होगा इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ कंसेप्ट होगा। और बॉयज कितने बड़े हैं, बॉयज बड़े हैं 10%। तो ये जो भी हिस्सा था मैंने क्या किया है, 5 ग्रुप्स के अंदर खड़े किया है। गर्ल्स के 2 ग्रुप बन गए, लड़कों के 3 ग्रुप बन गए। तो ये ग्रुप 20% बड़ा है, ये ग्रुप 20% इसके बंदे बड़े हैं, इसका 20% जितना ही बनता है उतने बंदे बाहर से आकर जुड़े हैं ऐसे हैं। और ये ग्रुप का, इस ग्रुप के अंदर जितने ही बंदे हैं उसका 10% जो भी बनता है उतने बंदे बाहर से आकर इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। सिमिलरली इन ग्रुप्स का भी जो भी 10% बनता है उतने लोग बाहर से आकर जुड़ने वाले हैं। तो यहां पर जो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, ये जो 10% निकाल रहा हूं, ये जो 20% निकाल रहा हूं, वो मैं किसका निकाल रहा हूं, मेरे को ये बताओ कौन सी चीज का निकाल रहा हूं। ये 20% किसका है, ये 20% है इस एक ग्रुप का, ये एक ग्रुप जितना है उसका 20%। यही मैंने बताया ना, 5 ग्रुप्स में बांट दिया पूरी क्लास को, है ना। और गर्ल्स 20% बढ़ी, मतलब ये जो पिज्जा की स्लाइस है इसका 20% जितना भी बनता है उतने लोग बाहर से आकर इसमें जुड़ जाएंगे, 20% बढ़ जाएंगे। ये जो 20% है ये किसका है, ये है इस स्लाइस का, ये जो स्लाइस है इसका। क्लियर है मेरे भाई, ये है इस स्लाइस का। मतलब कि ये जो भी परसेंटेज है ये मैं एक, ये जो पार्ट बना है उसका परसेंटेज है, 10% 20% ये सब कुछ उसका पार्ट है। लेकिन मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई, पूरी क्लास की, इस एक पार्ट की नहीं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ओवरऑल बंदे आएंगे कितना। तो देखो मैं इस ग्रुप को बेस मान रहा हूं, अब तक जो भी परसेंटेज है वो चल रही है कि ये जो एक पार्ट है इसके बेस पर इसका परसेंटेज। तो भाई यहां पर 10% लोग एक्स्ट्रा आएंगे, यहां पर 10% लोग एक्स्ट्रा आएंगे, यहां पर 10% लोग आएंगे, तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 × 10%। इस एक टुकड़े का 30% जो भी बनता है उतने लोग एक्स्ट्रा आएंगे। यहां पर इस टुकड़े का 20%, यहां पर इस टुकड़े का 20%, तो ऐसे ऐसे 2 टुकड़े हैं, तो इस टुकड़े का 20% जितना ही बनता है उतने लोग आ जाएंगे, ऐसा 2 टुकड़ों में हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखो 30% प्लस 20 दूनी 40%, तो कुल मिलाकर 70% लोग एक्स्ट्रा आएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई क्लास की स्ट्रेंथ 70% बढ़ जाएगी, नहीं। क्लास की स्ट्रेंथ जो बढ़ानी है वो किसके बेस पर बढ़ानी है, कि पहले क्लास की स्ट्रेंथ जितनी थी उसका कितना परसेंट बढ़ गया। मतलब कि जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का बेस है कि किसका परसेंटेज देखना है, हमें परसेंटेज देखना है पूरी क्लास की स्ट्रेंथ का। लेकिन यहां पर ये जो परसेंटेज मैं देख रहा हूं यह है एक टुकड़े का, इस एक टुकड़े का परसेंटेज। कि अगर इस टुकड़े को मैं बेस मानूं, कि अगर इस टुकड़े के हिसाब से देखूं, सिर्फ एक टुकड़े के हिसाब से, तो इस एक टुकड़े का 70% जितना बनता है उतना लोग आएंगे, उतने एक्स्ट्रा लोग आएंगे। तो ऐसे ऐसे 5 टुकड़े हैं मेरे भाई, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े। तो अगर इस एक टुकड़े का ये जो भी नंबर है
वो इस एक छोटे से टुकड़े का 70% है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है अगर ध्यान ना दोगे तो। अगर इस टुकड़े का ये जो भी वैल्यू है इस टुकड़े की 70% है, ठीक है, अगर इस टुकड़े के मैं 100 टुकड़े कर दूं, इस छोटे से टुकड़े के 100 टुकड़े कर दूं, तो उसमें से 70 टुकड़े उठाकर पता चलेगा उसके 70 टुकड़े के बराबर है। तो जो पूरी वैल्यू है जिसके अंदर ऐसे ऐसे 5 टुकड़े हैं, उसका 70/5 उसका सिर्फ 14% होगा। ठीक है, ये ना हो कई लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ जाए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो वैल्यू इस छोटे टुकड़े का 70% है, वो वही वैल्यू नहीं बदली, वही वैल्यू इस बड़े टुकड़े के लिए कम परसेंट ही तो होगी, कम परसेंट होगी बड़े टुकड़े के लिए। ठीक है, इस छोटे टुकड़े के 100 टुकड़े करने पर 70 टुकड़े उठाने पड़े, इस बड़े टुकड़े के 100 टुकड़े करूंगा तो ये बड़ा टुकड़ा जो है ये 5 गुना है, तो कम चीजें, कम टुकड़े उठाने पड़ेंगे ना, 5 गुना कम, तो 14। मतलब कि इस 70 को अगर ऐसे समझ नहीं भी आया तो इस 70 को जो एक टुकड़े का परसेंटेज है 5 टुकड़ों में बराबर बांटना है। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 14%, ये टुकड़ा भी 14% बढ़े, ये टुकड़ा भी 14% बढ़े, मतलब पूरी क्लास की स्ट्रेंथ 14% बढ़ जाएगी 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला अब यहीं से ड्राइव किया गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, 3:2 है इन दोनों का अनुपात। तो जो 3 टुकड़े थे उनमें बढ़ोतरी हुई 10% की, तो 3 × 10, देखो मैंने यहां पर 3 × 10 किया था, प्लस यहां पर 3 टुकड़ों में 10% की, जो 2 टुकड़े थे वहां पर इंक्रीमेंट हुई, प्लस जो 2 टुकड़े थे वहां पर बढ़ोतरी हुई, वहां पर जो चेंज आया 20% का, डिवाइडेड बाई ये जो भी चेंज है ये हमें पूरी वैल्यू के हिसाब से देखना है, 5 टुकड़ों के हिसाब से देखना है, 3 और 2 5, तो डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 14%। पूरी क्लास की वैल्यू 14% बढ़ गई। तो यहां पर आपको क्या सीख मिली, यहां पर आपको यह सीख मिली कि अगर a = b + c और आपको यह बताया जाए कि b में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ और c में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, और आपसे पूछा जाए a में कितने परसेंटेज चेंज हुआ, तो आपको इन दोनों का रेशियो पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का रेशियो नहीं पता होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको सीखने में मिली। अब एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहां पर, देखो अब ये तो बात हो गई कि अगर इनका रेशियो ऐसे 3:2 है, ये 10% बढ़ा, ये 20% बढ़ा, लेकिन अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर हों, जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स हों, एग्जैक्टली दोनों बराबर हों, तो बॉयज अगर 10% बढ़ गए, गर्ल्स 20% बढ़ गए, तो आप डायरेक्टली इनकी एवरेज निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई पूरी क्लास 15% बढ़ेगी। अगर रेशियो 1:1 है तो बराबर का क्या मतलब है, बराबर का मतलब है कि 1:1। तो करके देख लो, 1 × 10 10 प्लस 1 × 20 20 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, 30/2 15%। मतलब अगर दो चीजों का रेशियो बराबर है तो जो भी चेंज आएगा हम उसका आंसर सीधा डायरेक्टली एवरेज निकाल के बता सकते हैं उनकी। ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात बताना चाहूंगा, इन सभी चीजों को एज ए कंसेप्ट आप लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक और बात देखो कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई क्लास के अंदर कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, तो जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं वो 10% बढ़ गए और जो लड़कियां हैं वो भी 10% बढ़ गई। ठीक है, तो क्लास के अंदर कितने परसेंट का बदलाव आया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गई क्लास की स्ट्रेंथ, क्लास में कितने प्रतिशत बढ़ गए बंदे। तो यहां पर देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज यहां पर और यहां पर सेम परसेंटेज चेंज जब होता है ना 10% 10%, तो उस वक्त रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेशियो की जरूरत नहीं होती जब जो प्रतिशत बदलाव है वो सेम हो। तो अगर ये दोनों 10-10% बढ़े हैं तो क्लास भी 10% बढ़ जाएगी। एक तो इसको अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो एक तो ये मैं आपको दूसरा तरीका दिखा दूं, अगर प्रैक्टिकली देखना है तो देखो इस क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स हैं, तो ये पूरी क्लास है, तो मान लो गर्ल्स कम है, मैंने ये बराबर नहीं माने, मैंने मान लिया कि बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स कम है, ऐसे मान लिया। तो देखो यहां पर ये सारे बॉयज हैं, यहां पर ये सारी गर्ल्स हैं, तो पूरी क्लास क्या है, पूरी क्लास है, ये दोनों चीजें मिलाकर बनती है? तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये भी 10% बढ़ गया
और जो ये वाला हिस्सा है ये भी 10% बढ़ गया, यहां पर भी 10% बढ़ गया, यहां पर भी 10% बढ़ गया, तो पूरी क्लास भी 10% बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो भी थ्योरेटिकली भी ये मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है, कि भाई रेशियो की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखते हैं। देखो कि कोई भी चीज जब 10% बढ़ जाती है तो उसे हम लिख सकते हैं 1। तो हम क्या करते हैं यहां पर, अगर इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। पहले क्लास की स्ट्रेंथ है बी प्लस जी, बॉयज बी मान लिए, जी गर्ल्स जी मान ली। अब बाद में क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है वो देखेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। पहले क्लास की स्ट्रेंथ है बी प्लस जी, बाद वाली देखेंगे। तो जब 10% बढ़ जाएगा तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 1.1 बी और गर्ल्स हो जाएंगी 1.1 जी। तो ये बाद वाली स्ट्रेंथ हो गई, बढ़ गया। तो एक बार देख लेते हैं ये किसके बराबर आ रहा है। तो 1.1 मैंने कॉमन ले लिया, तो b प्लस जी है ना, अंदर आ गया। तो b प्लस जी क्या है, b प्लस जी है क्लास की पुरानी स्ट्रेंथ। तो जो नई स्ट्रेंथ है ना क्लास की, बाद में जो स्ट्रेंथ हुई है वो पुरानी स्ट्रेंथ की 1.1 गुना है। पुरानी स्ट्रेंथ की 1.1 गुना है। 1.1 गुना होने का क्या मतलब है कि 10% ज्यादा है। तो जब भी यहां पर सेम प्रतिशत का बदलाव आता है, सेम प्रतिशत का बदलाव आता है, सेम परसेंटेज चेंज होता है, उस वक्त हम जो नई स्ट्रेंथ है उसको हम लिख पाते हैं पुरानी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, कि भाई पुरानी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कितनी गुना है ये लिख पाते हैं, कि भाई बॉयज हो गई 1.2 गुना, गर्ल्स हो गई 1.2 गुना। तो जो नई स्ट्रेंथ है वो पुरानी स्ट्रेंथ की 1.2 गुना हो गई, तो भाई क्लास की स्ट्रेंथ भी 20% बढ़ जाएगी। समझ गए। जब सेम चेंज होता है तो रेशियो की जरूरत नहीं होती, क्लियर है। जब अलग अलग चेंज होता है तो ही रेशियो की जरूरत है। अगर अलग अलग चेंज होता है और रेशियो ना गिवन हो, ठीक है, रेशियो ना गिवन हो, तो उस वक्त हम नहीं निकाल सकते कैन नॉट से। सेम चेंज हो तो कुछ भी रेशियो हो, जब अलग अलग चेंज है, यहां पर 10% और 20% चेंज है, तो आप एक बार ट्राई करके भी देख लो, एक बार मतलब खुद बचास लो, एक बार ट्राई करके देख लो, अपनी गुंजाइश आजमा लो कि बॉयज हो गए 1.1 बी। ये मतलब थाने कसने के लिए नहीं बोल रहा, वैसे आपको आजमानी चाहिए, एक बार देखो, एक बार ट्राई करके कि बॉयज हो गए 1.1 बी, गर्ल्स हो गई 1.2 जी। तो आप इसको किसी तरह ऐसे लिख पा रहे हैं कि बी प्लस जी इंटू समथिंग, बी प्लस जी इंटू समथिंग, कुछ भी कॉमन लेने की कोशिश करो, अंदर क्या बी प्लस जी बचेगा, बच ही नहीं सकता। 1.1 कॉमन लेंगे तो यहां पर b बच जाएगा, यहां पर g नहीं बचेगा। 1.2 कॉमन लेंगे तो यहां पर b नहीं बचेगा, यहां पर g बच जाएगा। कुछ भी कॉमन ले ले, बात ही नहीं बन रही, रेशियो चाहिए ही चाहिए। तो समझ में आ गया कंसेप्ट। अब चलिए इसको थोड़ा सा डी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब डी को बेचारे को इतनी देर से अलग से डाल रखा है। तो देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी है, अगर मैंने b को भी 10% बढ़ा दिया, c को भी 10% बढ़ा दिया, d को भी 10% बढ़ा दिया, तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई a में कितने परसेंट चेंज आया, तो आप सीधे बोल दो भाई 10% चेंज आया। अगर सेम प्रतिशत बदलाव है तो उस वक्त हमें रेशियो नहीं चाहिए, अनुपात नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर यह बोल दूं a 10% बढ़ा है, b जो है वो 20% बढ़ा है, और c जो है वो 30% बढ़ा है, और यहां पर रेशियो मैं आपको नहीं बताता। अब मैं आपको पूछता हूं कि a कितने परसेंट बढ़ा है, तो यहां पर आप क्या बोल दोगे, यहां पर आप बोल दोगे कैन नॉट से। जब भाई चीजें एडिशन में हो, गुणा में मत ले लेना ये बातें, जब चीजें एडिशन में हो और अलग अलग परसेंट बदलाव हो तो उस वक्त हम नहीं बता सकते, हमें रेशियो चाहिए। तो अब मैं आपको रेशियो भी दे दूं 3:1:2। अब आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, 3 हिस्सों में 10% का बदलाव आया, तो 3 इंटू 10 प्लस एक हिस्से में 20% का बदलाव आया, तो 1 इंटू 20 प्लस 2 हिस्सों में 30% का बदलाव आया, मतलब कि 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हिस्से हैं, इस चीज के टोटल कितने हिस्से बनाए हैं, 3 और 1 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 6। बस अब ये जो भी आएगा इसे कैलकुलेट कर लो, वो उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, 60 और 30 90, 90 और 20 110 बटे में 6। ये जो भी आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 छिके क्या होता है, 18 छिके होता है 108, तो 18 2 बटे 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 18.66% इंक्रीज हो जाएगा।
बस ये सिंपल सी बात थी। अब इसी को मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज से भी डिनोट करना चाहूंगा, अगर अभी तक भी आपके दिमाग में नहीं बैठी तो यहां पर देखो, ये कोई खेत है और यहां पर बहुत सारी भेड़ हैं और सिर्फ 2 घोड़े हैं। तो जो खेत के अंदर जो जानवरों की स्ट्रेंथ है वो क्या है, भेड़ प्लस घोड़ा। अगर यहां पर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई भेड़ों को 10% बढ़ा दिया गया, भेड़ों को 10% बढ़ा दिया गया, या फिर चलो दूसरे वे से छोड़ते हैं, ऐसे भी नहीं, ये तो वही पुराना तरीका हो गया। अगर मैं आपको ये बोलूं, ऐसे इमेजिन करना, बस चीजें तो अब तक आप समझ गए होंगे, बस एक और चीज इमेजिन करना कि अगर मैं किसी बंदे को बोलूं कि भाई अगर मैं तेरे घोड़े 100% बढ़ा दूं, 100% बढ़ा दूं, तो वो बोलेगा बढ़ा दे, 2 घोड़े और आ जाएंगे, यहां पर 2 घोड़ों की जगह तो है ही ना, बढ़ा दे। लेकिन यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं तेरी भेड़ों को 100% बढ़ा दूं, तो भाई उसका तो दिल दहल जाएगा, इतनी जगह ही नहीं है, मर जाएंगे जानवर है। भेड़ों को 100% मतलब उतनी ही भेड़ें और ला दूं। तो यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं कि जब अलग अलग वैल्यू होती है चीजों की, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, भेड़ों की संख्या प्लस घोड़ों की संख्या, बी से भेड़ें जी से घोड़े, ठीक है, तो स्ट्रेंथ है बी प्लस जी। तो जब अलग अलग संख्या हो तो भेड़ों का 100% और घोड़ों का 100%, परसेंटेज तो सेम ही है, वो भी अलग अलग हो सकता है, तो हमें रेशियो चाहिए ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट के साथ। चलो भाई, अब ये कुछ क्वेश्चन, आप ये जो भी क्वेश्चन है हमेशा की तरह आपने इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश करनी है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो 2014 में क्या हुआ, 40% स्टूडेंट एक स्कूल में बॉयज थे, तो भाई बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 40%, तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई 60%, 2014 की बात है, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो एग्जामिनर ने दे दिया ना आपको 2:3, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया। ड्यू टू न्यू एडमिशन इन 2015, तो भाई नए एडमिशन हुए, तो हुआ क्या, द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाई 20%, तो बॉयज 20% बढ़ गए, ओके, और जो गर्ल्स हैं वो 30% बढ़ गई, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल ड्यू टू एडमिशंस। तो जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, बॉयज प्लस गर्ल्स पे, और बॉयज और गर्ल्स का मतलब ये वही आ गया ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और बी और सी का उन्होंने रेशियो बता दिया 2:3, और बता दिया बी 20% बढ़ी और सी 30% बढ़ी, बस वही कंसेप्ट है, उसको अलग अलग फॉर्म में एग्जामिनर देगा। और इनफाइनाइट वेज हैं यार ये चीजें प्रोड्यूस करने के, और अलग अलग ट्विस्टेड फॉर्म में भी की जा सकती हैं, बस इन बेसिक्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो उनको क्रिस्टल क्लियर देख पाओगे। आज तक ये चीज मुझे हेल्प कर रही है। तो 2 हिस्सों में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 3 हिस्सों में 30% की बढ़ोतरी हुई, तो 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हिस्से हैं, 2 प्लस 3 5, तो ये क्या आ गया भाई 20 दूनी 40। यहां पर तो मैं ऐसे सब कुछ लिख लिख के कर रहा हूं, 30 3 90, अदरवाइज ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। 130/5, तो यहां पर ये कितना आ गया 26%, तो 26% की बढ़ोतरी होगी। तो ये तो तरीका आ गया ये वाला कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इनका रेशियो गिवन है और उस रेशियो से हम डील कर पा रहे हैं। एक और तरीका बताता हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप सिर्फ एग्जामिनर की बात फॉलो करते हो कि भाई स्कूल में 100 बंदे थे, तो उन 100 बंदे में से 40% जो थे वो बॉयज थे, तो लड़के कितने हो गए 40%, और उनके अंदर जो गर्ल्स थी वो हो गई 60%। अब एग्जामिनर ने ये बोला आपको कि भाई नए एडमिशन के कारण लड़के तो 20% बढ़ गए, तो 40 का 20% कितना होगा 10%, 4 20% 8, और जो गर्ल्स हैं ये काले रंग से मैं वो लिख रहा हूं जो नए बंदे आए हैं स्कूल में, गर्ल्स हैं वो 30% बढ़ गई, तो 10% 6, 30% 10% का 3 गुना 6 3 18, तो नए बंदे कितने आए भाई, नए बंदे आए 26, पहले कितने बंदे थे 100, 26 और आ गए, तो कितने परसेंट बढ़ गए 26%, परसेंटेज को 100 पर ही तो देखते हैं, इसलिए मैंने 100 माना था, 26% बंदे बढ़ गए, अब 126 हो गए, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। ऐसे ही आप ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे कर सकते हैं, ऐसे एज्यूम करके सारे कर सकते हैं। ये देखो, एक विलेज के अंदर 60% ऑफ द अडल्ट्स वर मेल, तो 100 बंदे मैंने मान लिए, तो 60% मेल है, तो भाई 60 मेल हैं और फीमेल कितनी हो गई, फीमेल है 40। अब क्या हुआ,
ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस, कि भाई जनसंख्या बढ़ी है, डेमोग्राफिक जनसंख्या परिवर्तनों के कारण जो मेल है वो 20% बढ़ गए। तो भाई 60 का 20% क्या है 12, जितने ही बंदे बढ़े हैं वो मैं लाल रंग से लिख रहा हूं। और जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो 30% बढ़ गई, मतलब वो भी 12 बढ़ गई, 40 का 30%। तो टोटल कुल मिलाकर 24 बंदे नए आ गए 100 पर। तो भाई 24% इंक्रीज हो गई टोटल उनकी पॉपुलेशन। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा बेसिक तरीका क्या है कि मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है ना, मेल कितने हैं 60% और फीमेल कितने हैं 40%। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 3:2। और अभी ध्यान से सुन लेना, ये अगर बोरिंग भी लगे तो, क्योंकि आगे टेस्ट करने वाला हूं इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या आ गया 3:2। और मेल कितने बढ़े, मेल बढ़े हैं 20% और फीमेल बढ़े हैं मेरे भाई 30%। तो 3 × 20 60 प्लस 2 × 30 60 डिवाइडेड बाई 3 + 2, नीचे 3 + 2 आया 5। तो 120/5 कितना आ गया जी 24%। तो आंसर क्या आ गया सी। ठीक है। अदरवाइज एक और मैं बात बताऊं, इन क्वेश्चंस को मैं जनरली कैसे कैलकुलेट कर रहा होता हूं, ये मतलब ये तो मैं कन्वेंशनल वे आपको बता ही रहा हूं। मैं ऐसे करता हूं, मैं इनके जोड़ को पहले ही निकाल लेता हूं। ठीक है, मतलब जब हम बार बार चीजों को कैलकुलेट करते हैं अपने आप नए नए तरीके आ जाते हैं। मैं 3 और 2 के जोड़ को, जैसे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 3 × 20 और 2 × 30, है ना, 3 × 20 2 × 30 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे करना पड़ेगा ना, प्लस 2 × 30 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं 5 चौके 20 5 छिक्के 30, 5 से दोनों जगह पहले ही काट देता हूं। तो मैं यहीं पर काट देता होता हूं, मुझे इनका रेशो पता होता है कि 3 और 2 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों की गुणा को। तो 5 चौके 20, इन दोनों की गुणा को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग बटे में 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समथिंग बटे 5 प्लस समथिंग बटे 5, ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को ऐसे। तो पहले 5 छिक्के 30, 4 3 12 6 2 12 12 12 24 ऐसे। ठीक है, अब देखो भाई x की सैलरी इज हाफ दैट ऑफ y। x और y की जो सैलरी का रेशियो है, x की सैलरी आधी है तो 1:2 रेशियो बता दिया। x की सैलरी 50% बढ़ गई, y की सैलरी 25% बढ़ गई। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन देयर कंबाइंड सैलरीज। तो दोनों की जो कंबाइंड सैलरी है वो क्या है x + y। तो फिर से a + b = c, वही वाला कंसेप्ट। तो 1 × 50 जो बन गया 50, 2 × 25 जो बन गया 50 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3 = 100/3, 33.33% इंक्रीमेंट। क्लियर है। अब ये करो भाई, अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि बंदे की जो इनकम है वो क्या होती है। बंदे की इनकम में से या तो वो खर्च करेगा या फिर सेव कर लेगा, तीसरा काम नहीं कर सकता। रुपया तो खर्च कर देगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया है, अरविंद 75% उसकी जो इनकम है वो खर्च देता है। तो मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 75%, तो बाकी 25% बच जाता है। तो वही चीज आ गई a = b + c। और यहां पर b और c का रेशियो बता दिया, ये 75% है ये 25% है, मतलब कि 3:1 रेशियो भी बता दिया। अब b और c के अंदर आपको चेंज बता के a के अंदर पूछ लेगा, इन दोनों के अंदर चेंज बता के इसके अंदर पूछ लेगा। या फिर कई बार क्या करता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने किया, किस किस चीज के अंदर उसने चेंज बताया, उसने बताया हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, ये जो इनकम है ये 20% बढ़ गई। एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, और उसका खर्चा 10% बढ़ गया। और उसकी सेविंग मुझे पता नहीं, शायद उसके अंदर X% का चेंज आया हो। अब वो सेविंग के अंदर चेंज पूछ रहा है, तो समझ रहे हो कि a = b + c उसने बताया, तो उसने b और c का रेशियो बता के b और c के चेंज नहीं बताए, उसने क्या किया b और a के चेंज बता दिए, c का चेंज पूछ लिया। तो तरीका तो हमारा वही रहेगा, कोई भी एक चीज पूछेगा बाकी चीजें बता देगा, यही आम बात होती है। तो देखो तरीका वही फॉलो करने वाले हम। 3 × 10 वो क्या होता है 30, 3 × 10 30, प्लस 1 × x वो होता है x, डिवाइडेड बाई 3 + 1 4
इज इक्वल टू, तो जब हम ऐसा ये सब करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है कि भाई ए के अंदर कितना चेंज आया, लेकिन यहां पर उसने ए के अंदर चेंज बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे 20, तो इस 4 को मैं उधर भेज रहा हूं भाई, 4 इसको गुणा करेगा तो 20 चौके 80, यहां पर हो जाएगा 80। अब मैं इस 30 को इधर भेज रहा हूं भाई, तो 30 को इधर भेजूंगा तो 80 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बच क्या जाएगा, यहां पर बच जाएगा 50। तो x इज इक्वल टू 50, मतलब सेविंग का जो x है, बिकॉज ये पॉजिटिव आया है ना, तो यहां पर हम मानेंगे इंक्रीज, अगर ये नेगेटिव आता तो हम मानते डिक्रीज। तो जो सेविंग है वो बढ़ गई है 50%। तो ये तो बिल्कुल कन्वेंशनल वे हो गया, कन्वेंशनल इन द सेंस जैसे मैं अभी बता रहा हूं पीछे, उसी वे में हो गया। अदरवाइज एक और तरीका है जिससे इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझेगा, विद इन सेकेंड्स देखते ही आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके के साथ। तो देखो फिर ध्यान देना पड़ेगा समझने में, कि आप ये मानो कि भाई ये है अरविंद की इनकम 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया तो सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। देखो उसकी जो इनकम है 100 रुपए, तो हमें ये पता है कि उसकी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर है, कुछ हिस्सा बच जाता है। तो खर्च कितना होता है 75 रुपए और बच कितना जाता है 25 रुपए। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, अब उसकी इनकम बढ़ गई 20 रुपए। तो भाई उसकी जो नई इनकम है, मतलब पुरानी इनकम में 20 रुपए और जुड़ गए, ये उसकी नई इनकम है, 20% बढ़ गई ना भाई। तो सीधी सीधी बात क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी कि बंदे की जो भी इनकम होती है वो या तो खर्च होगी या खर्च नहीं होगी, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसे तो नहीं है ना खुद और दुकानदार के बीच में रख देगा, समझ गए ना, या तो उसके हाथ से जाएगी या नहीं जाएगी, या तो खर्च होगी या सेविंग होगी। तो इस 100 रुपए का हिसाब किताब तो मुझे पता है, मतलब कितना खर्च हो रहा है कितना सेव हो रहा है मुझे पता है। तो इस 20 रुपए का हिसाब किताब नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। देखो कि यहां पर एग्जामिनर ने यह बोला है हीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, 10% उसने इंक्रीज कर लिया, तो उसका पहले एक्सपेंडिचर 75 था। तो अब देखो भाई ये पुराने 100 रुपए का हिसाब है, यहां पर जो है, यहां पर जो नया जो आएगा वो इन 20 रुपए का हिसाब है। उसका एक्सपेंडिचर 7/5 बढ़ गया, तो ये जो 7/5 बढ़ा है 7.5, ये कहां से बढ़ा होगा, ये जो नए 20 रुपए आए हैं इन्हीं में से तो बढ़ा होगा, पहले वाले 100 रुपए का हिसाब तो हमारे पास है ही। तो ये जो नए वाले 20 रुपए है ना, इसमें से मुझे ये पता चल गया कि 7.5 तो इधर चले गए, तो बाकी के बचे हुए कहां जाएंगे, बाकी के बचे हुए यहां पर जाएंगे। तो 20 में से 7.5 घटाओगे तो आप 8 घटाओगे ना 20 में से, 20 में से 8 गए 12.5। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि पहले सेविंग 25 थी और 25 का आधा क्या होता है 12.5 होता है, अब 12.5 बढ़ गई है, पहले 25 थी अब 12.5 हो नहीं गई है, मैं ये नहीं बोल रहा 12.5 हो गई, बढ़ गई भाई। ये जो 20 रुपए थे इसमें से कुछ खर्च दिए कुछ सेव करने लगा, तो जितने भी पहले थे उसकी आधी और ज्यादा हो गई, सेविंग 50% बढ़ गई। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन में इस 20 को 30 करता हूं, फिर आपको फील होगा कि इस मेथड से कितना जल्दी ये हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार 30 को भी छोड़ो, एक बार 20 से ही बिना लिखे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो बिना लिखे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर 30 लिखेंगे कि भाई 75% स्पेंड करता है, हमें सीधा ये मानना है कि पुरानी इनकम का तो हमें हिसाब होता ही है। तो सिर्फ अब ये देखो कि नई इनकम में कितने रुपए बढ़े हैं, पुरानी इनकम 100 थी तो नई इनकम में 20 रुपए बढ़े हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्सपेंडिचर पर कितने गए, सेविंग पर कितने गए। एक्सपेंडिचर और सेविंग में से एक चीज वो आपको बता ही देगा, उसने बता दिया एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, तो इसका 10% क्या है 7.5। तो अगर एक्सपेंडिचर 7.5 बढ़ गया तो जो 20 रुपए में से 7.5 तो उसने खर्च दिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये जो नए रुपए उसकी इनकम में आए वहीं से तो हो रहा है ना, पुरानी तो फिक्स है बता रखी है। तो भाई सेविंग बाकी के 12.5 रुपए उसने सेविंग में लगा दिए होंगे, तो पुरानी सेविंग 25 है। तो सीधा सीधा देखो 20 में से हमने कुछ घटाया, जो बाकी बचा वो देख लिया कितने परसेंट है। अब यहीं पर मैं क्या करता हूं, 12.5 आ गया, 12.5 जो है वो जो 25% उसकी सेविंग है उसका 50% है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 20% की जगह पर मैं यहां पर
30% ले रहा हूं। अब देखो कि भाई उसकी तनख्वाह पहले 100 रुपये थी, अब 130 हो गई, तो 100 रुपये का हिसाब किताब तो हमें पता ही होता है, एग्जामिनर बता देता है कि भाई 75 खर्च रहा है, और जो अपने, और यहां पर इस 10% की जगह पे भी 20 कर देते हैं, बदल देता हूं ना सारी रकम को। तो 75 खर्च रहा है और 25 बचा रहा है, ये तो मुझे पता ही है। तो जो 30% उसकी इनकम बढ़ी है, जो नए 30 रुपए आए हैं, वो कहां कहां पर जा रहे हैं? तो भाई एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ गया, 5वां हिस्सा बढ़ गया। तो 75 का 5वां हिस्सा क्या है? 15 रुपए। 75 का 75 का 1/5 क्या है? 15 रुपए। तो जो नई इनकम 30 रुपए है ना, उसमें से 15 रुपए तो उसने खर्च कर दिया, मतलब कि बाकी 15 उसने बचा लिए होंगे। तो पहले कितने रुपए सेव करता था? पहले 25 रुपए सेव करता था, 75 खर्चता था, तो 15 अब बचाने लग रहा है आजकल, 15 और ज्यादा बचाने लगा, तो 15 रुपए बचाने लगा 75 पर, वो सॉरी 25 पर, तो 5 थे 15, 5 5 25, तो 60% बढ़ गई उसकी सेविंग। तो इस केस में 60% आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब मैं दोनों तरीके से आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, फर्ज है मेरा। एन एम्प्लॉई यूज टू सेव 40% ऑफ हिज सैलरी। तो भाई देखो, उसकी जो सैलरी है, जो इनकम है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 40% सेव करता है, तो इसका मतलब 60% खर्च करता होगा। तो भाई रेशियो यहां पर बता दिया 3:2। इफ हिज सैलरी इंक्रीजेज बाई 30%, सैलरी 30% बढ़ गई, तो इस सैलरी के अंदर यहां पर चेंज बता दिया गया है कि सैलरी बढ़ गई 30%, एंड हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 20%। ये जो एक्सपेंस है ये 20% बढ़ गया, और जो सेविंग है उसके अंदर X% चेंज है। तो वही अपना वे मस्त सीधा आंसर देगा। 3 × 20 60 प्लस 2 × X 2X डिवाइडेड बाई 5, 3 + 2 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, इस 5 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा 150। ठीक है मेरे भाई, इस 60 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं। अगर मैं 150 में से मैंने 60 को घटा दिया, उस साइड ले जाके ये घट जाएगा, तो 150 - 60 इज इक्वल टू 90। तो 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 45। तो यहां पर अब ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब सेविंग बढ़ी है, 45% बढ़ गई उसकी सेविंग। अब मैं दूसरे वे से करके दिखाऊं, तो उसकी सैलरी पहले थी 100 रुपए, उसमें से वो बंदा 40% बचाता है, और एक्सपेंडिचर उसका खर्चा है 60 रुपए। अब क्या हुआ? उसकी सैलरी 30% बढ़ गई, मतलब कि 30 रुपए और आ गए। तो अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो उसने 20 रुपए बढ़ा लिया है। ये जो नए 30 रुपए हैं, ये जो नए 30 रुपए हैं, इसमें से यहां पर 20% बढ़ा लिया, मतलब कि 12 रुपए बढ़ा लिया। तो 30 में से 12 तो यहां पर आ गए, बाकी के 18 यहां पर आएंगे। तो उसकी जो सेविंग है वो 18 रुपए बढ़ गई, अब 18 रुपए और ज्यादा होने लगी। पहले सिर्फ 40 होती थी, अब 18 और ज्यादा होने लगी। तो कितने % बढ़ गई? तो अभी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई 2 में 18 और 2 से 20 पर 9/20 बढ़ गई। तो इंटू 100 करोगे, मैं क्या करता हूं मन मन में 5/5, तो 20 5 100, तो सीधा पता लग जाता है कि 100 पर 45 बढ़ गई। अदरवाइज तो 9/20 से इंटू 100 5, कोई भी वे है, ह्यूमन का अलग अलग माइंड है, तो कई जगह अपने वे में आप करो। ऑप्शन डी यहां पर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ भी एक बार। इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेस बाई 30%, तो भाई बंदे की सैलरी है 30% बढ़ गई। ठीक है, तो सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एंड हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 20%, और उसका एक्सपेंस जो है वो 20% बढ़ गया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? तो उसकी सेविंग में कितने % का इंक्रीमेंट आएगा, ये यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा भाई? हमें एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो बताया गया है? नहीं बताया गया, नहीं बताया गया ना। और एक्सपेंस और सेविंग के अंदर कितने % का चेंज हुआ है? एक्सपेंस और सेविंग के अंदर ऑफ कोर्स अलग अलग % का चेंज हुआ है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकता हूं? देखो, अगर A इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर इनमें सेम % का चेंज हुआ होता, सेम % का चेंज हुआ होता,
तो पक्का यहां पर भी उतने ही परसेंट का चेंज होता है। मतलब ये सारे चेंज बराबर होते हैं। यहां पर 20 है, यहां पर 30 है, भाई यहां पर भी 20% चेंज हुआ होता तो यहां पर भी 20 ही मिलता हमें। तो पक्का इनमें रेशियो गिवन नहीं है और अलग अलग परसेंट का चेंज हुआ है। रेशियो गिवन नहीं है तो भाई वी कैन नॉट से, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, यही आते हैं। और तो क्या है, ये क्वेश्चन पढ़कर अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो सीधा पढ़ा, रेशियो नहीं गिवन एंड टैक, बहुत टाइम सेविंग आंसर्स हैं। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं वहां पर आप इतना ज्यादा टाइम बचा पाओगे कि जो कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में हो सकता है स्ट्राइक ना करें, तो उनको फिर आप टाइम दे पाओगे। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का प्रीवियस ईयर। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इज 25% लेस देन दैट ऑफ गुआवा। एप्पल, बनाना और गुआवा, इन तीनों की कॉस्ट को कंपेयर किया गया है। मान लो एप्पल की कॉस्ट x रुपए है, बनाना की y रुपए और गुआवा की z रुपए। ये वैसे मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं, जिस हिसाब से एग्जामिनर ने रकम दी है उस हिसाब से हम इनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्यों मान रहा हूं अभी पता चल जाएगा। हर एक की कॉस्ट बता दी, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इज इंक्रीज बाई 10%, तो भाई एप्पल की कॉस्ट भी 10% बढ़ गई, बनाना की कॉस्ट भी 10% बढ़ गई, गुआवा की कॉस्ट भी 10% बढ़ गई। ठीक है, तो देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 4 बनानास। अगर आप 4 केले खरीदोगे तो कितना खर्चा लगेगा? तो भाई जो बनाना है वो y रुपए का मैंने मान लिया, y रुपए कॉस्ट मान ली ना एक बनाना की, तो 4 बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4y। 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x। 3 गुआवा की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितना खर्चा हो जाएगा 3 अमरूद का, 3z। लेकिन यहां पर मजे की बात पता है क्या है, इनकी कॉस्ट, इनका खर्चा कुछ भी हो, अब तक मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका खर्चा भी 10% बढ़ा है, इसकी कीमत भी 10% बढ़ी है, इसकी कीमत भी 10% बढ़ी है, इसकी कीमत भी 10% बढ़ी है। और जो हमारा टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा क्या है, एप्पल पे खर्चा प्लस बनाना पे खर्चा प्लस गुआवा पे खर्चा, मतलब a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता चल जाता है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इज इंक्रीज्ड बाय 10% और हमें स्टेटमेंट समझ में आ गई होती है, तो सीधा ऑप्शन है, दिस इज एन एक्चुअल क्वेश्चन एसएससी का। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल है, इसका आंसर सीधा सीधा निकल रहा है 10%। फिर मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज को थोड़ा चेंज किया ताकि स्टूडेंट को ये जो इन्होंने बोला है 4 बनाना 2 एप्पल 3 गुआवा, ये समझाया जा सके, समझाया जा सके ना। तो इसीलिए ये लो भाई एक बार ये क्वेश्चन करो ताकि उनकी इंपॉर्टेंस भी स्टूडेंट को पता लगे। अब देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, ये यहां पर है जी एप्पल, यहां पर है बनाना और यहां पर है अपना गुआवा। कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ बनाना। बनाना की कॉस्ट अगर x है तो एप्पल की कॉस्ट 2 है। सीधा मैंने इसको लिख लिया ना, अगर केले की कॉस्ट 1 रुपए है तो एप्पल की 2 है, क्योंकि सेब की कॉस्ट उससे दुगनी है। एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना, और जो बनाना जो केले की कॉस्ट है वो 25% कम है। किससे 25% कम है, गुआवा से। तो 25% कम होने का मतलब है 3:4। मेरे को तो दिख रहा है 4 से 25% कम 3, और आपको भी अब तक दिख जाना चाहिए भाई। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये मान सकते हो कि 25% कम है, मतलब गुआवा की कॉस्ट 100 है तो इसकी 75 है, तो फिर से 3:4 आ गया। ठीक है, तो अगर गुआवा की कॉस्ट 4 है तो बनाना की कॉस्ट 3 है, इससे 25% कम है। लेकिन बनाना की जितनी भी कॉस्ट है उससे डबल एप्पल की है, तो यहां पर मैं रेशियो को फिर बदलना चाहूंगा। बनाना की मैंने 3 मान ली तो एप्पल की मेरे को 6 माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इनकी कॉस्ट मिल गई ना 6, 3, 4, इनकी कॉस्ट का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या बोला पता है, ये तो इनकी कॉस्ट का रेशियो है कि भाई इनका रेट कितना है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल इंक्रीज बाय 20%, एप्पल की कॉस्ट मेरे भाई 20% बढ़ गई। ठीक है, काला रंग अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हरा लेते हैं। चलो, अगर एप्पल की कॉस्ट, भाई कलर ब्लाइंडनेस हो गई क्या, हरा लेना चाहा था, ये रहा। ठीक है, एप्पल की कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ गई। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना, केले की कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ गई, और जो अमरूद की कॉस्ट है वो 30% बढ़ गई। जब से बाबा रामदेव ने अमरूद की इंपॉर्टेंस बताई है, बढ़ी गई है।
ठीक है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 8 बनानास। यहां पर आपने क्या देखना है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो खर्चा लगेगा ना, जो टोटल खर्चा होगा वो क्या होगा, वो सेब के ऊपर कितना खर्चा है प्लस केले के ऊपर कितना खर्चा है प्लस गवावा के ऊपर कितना खर्चा है। तो भाई सेब के ऊपर कितना खर्चा है कि सेब का रेट कितना है और कितने सेब खरीदे, नंबर ऑफ सेब कितने हैं। तो सेब का रेट, तो जो रेट है वो तो यहां पर बताया गया है, और जो नंबर ऑफ फ्रूट्स कि कितने फल खरीदे उनकी संख्या वो यहां पर बताएंगे कि भी कितने खरीदे। 8 तो केले खरीदे, 8 तो केले खरीदे, 8 बनाना, ठीक है, और 2 एप्पल खरीदे और 9 गवावा खरीदे, तो 6 दूनी 12। अगर हम रेशियो देखें तो लगभग 12 रुपए, रेशियो देख रहा हूं यहां पर, एक्चुअल नहीं पता लग रहा, ठीक है, कि ये जो 3 डिब्बे हैं, जो सेब के ऊपर जो खर्चा लगा, ये पहला जो सेब के ऊपर खर्चा लगा इसका है 6 दूनी 12, इनका रेशियो निकाल रहा हूं मैं बस। 8 तिये 24 और यहां पर 9 चौके 36, ये इनका रेशियो है, ठीक है, इनके ऊपर खर्चे का। तो इनका रेशियो क्या आ गया, ये मैं इन सभी को कैंसिल आउट कर रहा हूं जी 4 से। 4 तिये 12, 4 छिके 24, 4 निमे 36, और ये तो 12 से ही किया जा सकता था, 1 2 3 12 से किया जा सकता था। तो इनका 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ठीक है। तो तीनों का रेशियो आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, हमें यह पता चल गया कि ये जो तीनों के ऊपर खर्चा हुआ है ना, सेब पर, बनाना पर, गवावा पर, उसका रेशियो है 1:2:3। तो जो सेब की कॉस्ट है वो 20% बढ़ी है, जो केले की कॉस्ट है वो 10% बढ़ी है, और जो गवावा अमरूद की कॉस्ट है वो 30% बढ़ी है। हमें रेशियो भी पता है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, 1:20, 1:20 प्लस 2:10, 2:10 प्लस 3:30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 6। तो ये कितना आ गया, 20 और 20 40, 40 और 90 130/6। तो भाई ये कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 21 छिके 126 होता है, तो 21 4/6, मतलब कि 21.66% इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन जब आप पहली बार करते हो तो वो आपको लेंदी लगता है, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार, आप जिस रास्ते पे जाते हो अपने दोस्त को बोलते हो तेरा घर कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जब पहली बार पता नहीं होता तो ऐसे लगता है कि भाई कहाँ ले जाएगा कहाँ ले जाएगा। तो सेम चीज क्वेश्चंस के अंदर होती है, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन लेंदी लगे तो आपको सिंपल सा रूल बताता हूं, आपने करना क्या है, उसी वक्त उस क्वेश्चन को 2 बार या फिर 3 बार करो, 2 बार या 3 बार करो, तो उससे एक तो रिवीजन हो जाएगा, और उसको समझ कर करो, ये ना कर दो कि मतलब उसी सॉल्यूशन को रिपीट कर दिया ऐसे टक ऐसे, समझ के करो, ठीक है। ये काम चलाऊ काम करोगे तो एग्जामिनर भी आपके साथ नंबर देते हुए काम चलाऊ काम करेगा एसएससी के अंदर सिलेक्शन के वक्त, ठीक है। तो 2 से 3 बार उसको अच्छे से समझते हुए उसको करो अपने आप। जो चीजें बिल्कुल समझाते हुए, कई एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं मेरे भाई समझाते हुए, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ता है कि बिना वजह स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं होगा। तो कई एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं समझाते हुए, तो अपने आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कट डाउन हो जाएंगी और क्वेश्चन का टाइम एक्चुअल में कम आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन को काफी कम टाइम में किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए स्क्रू ड्राइवर मतलब कि एक पेचकस एंड ए हैमर मतलब कि एक हथौड़ा और करंटली है सेम प्राइस, दोनों का सेम प्राइस है, ओके। तो भाई ये स्क्रू ड्राइवर का रेट है और ये हैमर का रेट है, स्क्रू ड्राइवर का रेट है एस, हैमर का रेट है एच, या फिर ये भी छोड़ो बराबर है, ये याद रखो। इफ द प्राइस ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर राइजेज बाई 5%, स्क्रू ड्राइवर का रेट तो भाई 5% बढ़ गया, ठीक है, हैमर का रेट 3% बढ़ गया, ठीक है, दोनों का रेट सेम है। इसका रेट मान लो, इनका रेट 1 और 1 मान लिया मैंने, ये भी 1 रुपए का आता है, ये भी 1 रुपए का। देन हाउ मच मोर विल इट कॉस्ट, तो कितना ज्यादा खर्चा आएगा टू बाय 3 स्क्रू ड्राइवर्स एंड 3 हैमर्स, 3 स्क्रू ड्राइवर, तो एक स्क्रू ड्राइवर 1 रुपए का आता है तो 3 रुपए के आएंगे, एक हैमर 1 रुपए का आता है तो 3 रुपए के आएंगे। तो भाई देखो, इसके ऊपर पहले 3 रुपए खर्चा लग रहा था, इसके ऊपर 3 रुपए खर्चा लग रहा था, अब इसका जो खर्चा है वो 5% बढ़ गया और जो दूसरे का खर्चा है वो 3% बढ़ गया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों का नंबर सेम हो, अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर हों और बॉयज 10% बढ़ जाएं और गर्ल्स 20% बढ़ जाएं, तो उस वक्त हम एवरेज निकाल सकते हैं
कि भाई ओवरऑल क्लास की स्ट्रेंथ में कितना चेंज आया, तो 10 + 20/2 कर सकते हैं, 15%। तो यहां पर भी आप कर सकते हो कि भाई स्क्रू ड्राइवर पर भी 3 रुपए खर्चा हो रहा है, हैमर पर भी 3 रुपए खर्चा हो रहा है, तो 5 और 3 की आप एवरेज निकाल सकते हैं, 5 + 3/2 4%, इन दोनों के बीच में, ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मतलब इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बोल सकते हो भाई स्क्रू ड्राइवर के ऊपर 3 रुपए खर्चा, हैमर के ऊपर 3 रुपए खर्चा, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1:1, तो 1 × 5% प्लस 1 × 3% डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहां पर आ जाएगा अपना 4%। इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए इस क्वेश्चन को, ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का और ये 2017 मेंस का ही है। तो स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर करंटली हैव सेम प्राइस बोला है ना, मैं ये बोल देता हूँ कि भाई जो स्क्रू ड्राइवर का जो रेट है वो डबल है हैमर के रेट से। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर अगर 2 रुपए का आता है तो हैमर 1 रुपए का आता है। तो हमें कितने स्क्रू ड्राइवर खरीदने हैं, हमें 3 स्क्रू ड्राइवर खरीदने हैं, 3 हैमर खरीदने हैं। अगर ये आपको सेम खरीदने हैं ना, तो ये चीज आपको ऐसे मैटर भी नहीं करती, वैसे इसको भगा दो बेशक से, अगर ये सेम खरीदने हैं तो। ठीक है, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप 3 ये खरीदोगे स्क्रू ड्राइवर तो वो 6 रुपए के आएंगे, 3 हैमर खरीदोगे वे 3 रुपए के आएंगे, तो रेशियो तो फिर भी 2:1 ही रहेगा है। और जो स्क्रू ड्राइवर की कीमत है वो 5% बढ़ी और जो हैमर की कीमत है वो 3% बढ़ी, फिर क्या करेंगे, 2 × 5 10, 2 × 5 10, 1 × 3 3 डिवाइडेड पर बाई 2 + 1 3, तो 13/3, तो फिर ये आंसर हो जाएगा है। अदरवाइज अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं कि भाई 4 स्क्रू ड्राइवर खरीदे, 3 हैमर खरीदे, तो चलो थोड़ी सी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी आपको। तो भाई मैंने क्या बताया कि स्क्रू ड्राइवर की कीमत डबल है हथौड़े से, ठीक है, हैमर से। तो स्क्रू ड्राइवर कितना खरीद रहा है, मतलब 4 स्क्रू ड्राइवर खरीद रहा है तो उसके ऊपर 8 रुपए खर्च रहा होगा। और हैमर कितने खरीद रहा है, 3 हैमर खरीद रहा है तो उसके ऊपर 3 रुपए खर्च रहा होगा। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने इन क्वेश्चंस को और भी कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं मैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यों करना, आप लोगों को डराना मकसद थोड़ी है। ठीक है, बहुत मतलब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ स्क्रू ड्राइवर का जो चेंजेस है पहले के कंपैरिजन में वो भी परसेंटेज में बता दूंगा, और वो भी फ्रैक्शन वाले में बता दूंगा, एक को बढ़ा दूंगा एक को घटा दूंगा। तो बिना वजह बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बिना वजह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज उस रास्ते पर मत जाइएगा कि भाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बच्चे को अच्छे लगने लगे, उसको सेटिस्फैक्शन होने लगे कि आज मैंने 3 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किए। जब आप क्वेश्चंस को ढूंढ के करने लगोगे ना कि आज मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए अजीब से, मैंने 2 कर लिए, तो मेरे भाई पूरी जिंदगी लगा दोगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, ये बता देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट को करो, आराम से समझो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है वो कम से कम रखो, 1 साल से ज्यादा तो जानी ही नहीं चाहिए। अगर अब 1 साल से ज्यादा जा चुकी है तो इस साल से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, एटलीस्ट आपकी वजह से नहीं बढ़नी चाहिए। एसएससी तो पहले ही कृपा कर रहा है, जर्नी को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो भाई जो स्क्रू ड्राइवर की कीमत है वो 5% बढ़ गई और जो हैमर की कीमत है वो 3% बढ़ गई। तो बस 8 हिस्से के ऊपर 5% चेंज आ गया, 8 × 5 = 40 प्लस 3 हिस्सों के ऊपर 3%, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 8 और 3 11, 49/11, तो हो गया 4 5/11, और 5/11 आता है तो 9 का मल्टीपल आता है, 9 5 45, 4.5% चेंज, 4.45, दैट्स इट। बढ़ जाऊं अब आगे, चलो भाई बहुत हो गया। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाना है। अगर अब तक मेरी मतलब समझ रहे हो आप वीडियो को, तो वैसे तो इजीली कर लोगे इन सारे क्वेश्चंस को, लेकिन दिमाग लगाना, इजीली मेरा सॉल्यूशन मत देखना। तो भाई z है x² + y² + xy if both x and y increases by 20%, what is the percentage increase in z? तो देखो z की वैल्यू है इन चीजों के बराबर, z की वैल्यू है 3 चीजों के सम के बराबर, ये चीज प्लस ये चीज प्लस ये चीज, z की वैल्यू है 3 चीजों के सम के बराबर। और जो x और y है दोनों 20% बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर x 20% बढ़ चुका है तो इस डिब्बे के अंदर जो चीज है वो है x²। तो अगर x 20% बढ़ चुका है मतलब 1.2 हो चुका है, तो x² जो है वो 1.44 टाइम हो जाएगा, 1.2 × 1.2 मतलब कि, या फिर आप क्या कर सकते हो, 20
प्लस 20 इंटू 20/100, 44 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो मतलब पहले डिब्बे के अंदर जो वैल्यू है ना, ये 44% बढ़ चुकी है। क्लियर है? और y भी 20% बढ़ा है, y भी 20% बढ़ा है, तो वही, तो y स्क्वायर कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो सेम ही आंसर आ जाएगा। अगर y 20% बढ़ा है तो y स्क्वायर भी 1.44, मतलब कि 44% बढ़ जाएगा। और xy कितना बढ़ जाएगा? x 20% बढ़ा है मतलब 1.2 हुआ है, और y 20% बढ़ा है मतलब 1.2 हुआ है, तो x और y का प्रोडक्ट भी 1.44 टाइम होगा, मतलब 44% बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर हमें क्या पता लगा है? कुल मिलाकर यहां पर हमें पता लगा है, और इन चीजों को कंफ्यूजिंग मत होने देना। ठीक है, बाद में जो पीडीएफ से आप करोगे तो ये जो भी कंसेप्ट है इनको आपने फिर से अपने मन में रिवाइज करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे बार बार। हाँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज और नए क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, सिर्फ मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट प्री के लिए कौन से मॉक टेस्ट दोगे? प्री के लिए अभी सजेस्ट करूंगा, बाद में मेन के लिए सजेस्ट करूंगा, मेन के पास। ठीक है, जब मैं मेन वाली सीरीज डालूंगा। प्री के लिए जो प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल के, मतलब कि 2017 का जो प्री हुआ था, 2017 का जो प्री हुआ था, उसके क्वेश्चन ही देना प्लीज। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर जिस भी साल में आप हो उससे पहले साल के, कभी भी एसएससी के प्री के आपने मॉक टेस्ट देने हैं तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, या फिर खरीदो तो रिलेवेंट खरीदो सिर्फ, तो वो वाले मॉक टेस्ट दो जो उससे पिछले साल प्री में आए थे। आजकल 40 से ऊपर शिफ्ट होती हैं तो बड़े सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो z बराबर है, तो यहां पर क्या आ गया? a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। तो ये चीज भी 44% बढ़ी, ये चीज भी 44% बढ़ी, ये चीज भी 44% बढ़ी। तो यहां पर हमें इनका रेशियो चाहिए ही ना, सीधी सीधी बात है। a भी 44% बढ़ी तो z भी 44% बढ़ा, इनका रेशियो चाहिए ही नहीं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भी जरा, ट्राई करो। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। तो यहां पर जो z है वो बराबर, वो क्या है? इन तीन चीजों के जोड़ के बराबर है, इन तीन चीजों के जोड़ के बराबर है। तो x बढ़ा है 20% और y बढ़ा है 30%। ठीक है, तो अगर x 20% बढ़ा है तो x स्क्वायर कितना बढ़ा होगा? तो x स्क्वायर बढ़ा होगा 44%। पिछले क्वेश्चन में भी किया ना। तो ये जो डिब्बा है, जो पहले वाला, ये मेरे भाई 44% इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुई। y 30% बढ़ा है तो 30% को अगर मैं दो बार कंसीडर करता हूं तो 1.3 इंटू 1.3 1.69, 69% बढ़ा है। और x 1.2 टाइम्स हुआ है, y 1.3 टाइम हुआ है, तो 1.56 टाइम हो गए। ठीक है, तो ये जो डिब्बा है ये 56% बढ़ा है। ठीक है, तो अब बंदे पूछ रहे हैं कि भाई z कितने परसेंट बढ़ा होगा? z इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर मैं इस डिब्बे को b मान लूं, प्लस c है, z इज इक्वल टू दिस। a b और c के अंदर अलग अलग प्रतिशत का बदलाव हुआ, और आप पूछ रहे हैं कि भाई z कितना बढ़ा। हमें तो रेशियो चाहिए भाई a b c का, तीनों डिब्बों का रेशियो चाहिए। यहां पर आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। समझ गए? अब आप बोलोगे कि रेशियो गिवन होगा तो कैसे करेंगे, तो वो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो देखो, अगर यहां पर एग्जामिनर आपको बोल दे कि भाई x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2, x रेशियो y एग्जामिनर ने बोल दिया 1:2, तो देखो अगर x 1 है और y 2 है तो यहां पर हमें सिर्फ रेशियो मिलेगा। अगर x 1 है y 2 है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 2। तो हमें तीनों का रेशियो मिल गया। अगर वो आपको रेशियो बता देता और एग्जैक्टली यही बातें बताता तो हम आंसर बता सकते थे। तो हमें तीनों डिब्बों का रेशियो पता चल गया। तो इस वक्त आंसर क्या हो जाएगा? इस वक्त आंसर हो जाएगा 1 इंटू 44 जो कि हो गया 44, प्लस 4 इंटू 69 जो कि हो जाएगा 240 और 36 276, 4 इंटू 69, 2 इंटू 56 जो कि हो जाएगा 112, डिवाइडेड बाई, ये पता नहीं मेरे को कटेगा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। ठीक है, वैसे ही रेंडमली, 4 और 2 6 और 1 7। तो अब देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई ये हो गया अपना 200 और एक 300, 388, 388। वहां से मैं 12 उठा लूं
तो ये हो जाएगा 400 और वहाँ से 12 घटा दे तो हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 432/7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 सिक्के 42, 1 बच गया, 7 एकम 7, 61 5/7, इतने % इंक्रीमेंट हो जाएगा टोटल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मैं एग्जामिनर आपका जितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें दे सकता है कंसेप्चुअली, उतनी मैं आपको ये दे रहा हूं। अगर इन बातों को अच्छे से समझते गए, रिपीटिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फालतू के क्वेश्चन से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो रिपीटिशन करते रहे तो डू नॉट वरी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, लेट z इज इक्वल टू AB प्लस BC if both A and C increase by 20% and B increase by 30%, find the percentage increase in Z। यहाँ पर तो A और B का रेशियो नहीं दिया और अलग अलग परसेंटेज चेंजेस भी हैं, तो सीधा कैन नॉट से मत लगा देना। एक बार एनालाइज कर लेना सिचुएशन को, क्या कि Z क्या है, Z है AB प्लस BC की Z जो है वो इन दो डिब्बों का सम है, तो हमें ये देखना है इन दो डिब्बों में कितने परसेंटेज चेंज हुआ। A और B से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई इफ बोथ A एंड C, A और C दोनों 20% बढ़े, ठीक है, तो A हो गया 1.2 टाइम्स और यहां पर C हो गया 1.2 टाइम्स, और जो B है वो बढ़ा है 30%, तो B हो गया 1.3 टाइम्स और यहां पर B हो गया 1.3 टाइम्स। तो ये जो डिब्बा है ये हो गया 1.56 टाइम्स और ये जो डिब्बा है ये हो गया 1.56 टाइम्स। तो 1.56 टाइम्स होने का क्या मतलब है, 1.5 गुना मतलब होने का क्या मतलब है कि ये जो डिब्बा है ये 56% बढ़ गया, इसके अंदर भी 56% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो हमें रेशियो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये डिब्बा भी उतने ही % बढ़ा है, ये डिब्बा भी उतने % बढ़ा है, तो कुल मिलाकर Z भी 56% बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बस वही होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वैल्यूज के अंदर ला रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर इससे ज्यादा ऊपर A प्लस बी वाले कंसेप्ट को नहीं लेके जाएगा। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड increases by 20%, 10% and 30% respectively. What is the percentage increase in the total surface area? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भी टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का होता क्या है, तो वो होता है ट्वाइस ऑफ LB लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर ये जो दो है ये दो कांस्टेंट है। जैसे हम पाई आर स्क्वायर के अंदर से पाई को हटाते आए हैं, बिकॉज पाई में कुछ चेंज नहीं होगा ना, चेंज होगा तो आर में होगा। इसी तरह चेंज होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ में होगा, हाइट में होगा। दो को हटा दो, सिर्फ इसको देखो कि टोटल सरफेस एरिया के ऊपर अगर कोई बदलाव आएगा तो ये जो 3 डिब्बे हैं इन 3 डिब्बों के कारण आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया एक हिसाब से इनके अंदर जो चेंज आएगा वो सीधा उसके अंदर जाके रिफ्लेक्ट होएगा, उस तरीके से रिफ्लेक्ट होएगा जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं। मतलब A इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D वाली सिचुएशन हमारे सामने है। अब देखते हैं भाई क्या बनता है। तो भाई लेंथ जो है, लेंथ इंक्रीज हो गई है यहां पर 20%, तो मतलब यहां पर लेंथ हो गई 1.2 टाइम्स और ये जो ब्रेड्थ है ये क्या हो गई भाई 1.1 टाइम्स। तो कुल मिलाकर ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ये हो गई 1.1 है 1.32 टाइम्स। मतलब कि ये LB वाला डिब्बा है ये 32% बढ़ गया पहले के मुकाबले। जो ब्रेड्थ है वो हो गई 1.1 टाइम्स और जो हाइट है वो कितनी हो गई भाई, हाइट हो गई 30% इंक्रीज, मतलब 1.3 टाइम्स। तो ये जो डिब्बा है ये अपना हो गया 1.43 टाइम्स, मतलब कि 43% बढ़ गया, ठीक है। जो हाइट है, हाइट हो गई अपनी 30% बढ़ गई ना हाइट 1.3 टाइम्स और लेंथ हो गई 1.2 टाइम्स ये। तो ये जो डिब्बा है ये हो गया जी 1.56 टाइम्स, मतलब कि 1.5 से गुणा। तो ये जो डिब्बा है ये 56% बढ़ गया। तो अब हमें पता चल गया अलग अलग डिब्बे कितने कितने % बढ़ गए। वही अपना दोनों के प्रोडक्ट वाला यहां पर मैं सिस्टम लगा रहा हूं, ठीक है। अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए 1.1 इंटू 1.2 1.32 ऐसे, ठीक है। तो देखो हमें रेशियो पता है, इनका रेशियो नहीं पता। अलग अलग परसेंटेज चेंजेस हैं, जी हाँ अलग अलग परसेंटेज चेंजेस हैं। तो भाई यहां पर नहीं बता सकते हम, कैन नॉट से, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर रेशियो बता दूं तो आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, तो एक बार निकालना जरा 3:2:1 बताना एक बार आंसर।
मैं बताता हूं फिर अभी। तो देखो लेंथ कितनी है मेरे भाई, लेंथ है 3, ब्रेड्थ है 2, हाइट है 1, तो 3 2 1। तो यहां पर इनका रेशियो क्या आ गया, तो लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 3 दूनी 6, ब्रेड्थ और हाइट इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2 एकम 2, हाइट और लेंथ इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आ गया 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3, तो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। अब कर लेते हैं भाई, 6 गुना 100, 6 गुना 32, तो 180 और 12 192 प्लस 2 इंटू 43 86 प्लस 3 इंटू, यहां पर भी मेरे को पता नहीं कैसा आंसर आएगा, अपनी मर्जी से रेशियो ले रहा हूं, ठीक है। हमें आंसर फ्रैक्शन में आए, पॉइंट कैसे आए, सीधा आया, हमें तो बस आंसर बताना है। तो 3 इंटू ये 150 और 18 168 डिवाइडेड बाई 6 और 2 8 और 3 11 बराबर है। तो भाई इनको काट देते हैं एक बार। हाँ तो भाई मैं इस वाले 8 को इसको देना चाहूंगा ताकि 192 प्लस 8 200 हो जाए, तो 200 और ये कितना हो गया 160 360 360, यहां से मैं 360 को 40 देना चाहूंगा ताकि वो 400 बन जाए, तो ये हो गया 446 बाई 11। तो भाई ये 440 जो है वो 40 पर चला जाएगा, 40 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर नीचे 11 होता है 9 का पड़ा होता है 9 6 54, तो 40.54% यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम are in ratio 3:2:1. If the length and breadth are decreased by 20% and height increased by 30%, what is the percentage change in the area of 4 walls? तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये पता होना चाहिए। तो भाई एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ये वैसे तो मैं आपको 3D में करवाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू बेस का पेरीमीटर, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है रेक्टेंगुलर, इनटू हाइट होता है, तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं, अच्छे से लिखते हैं भाई। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब जो भी चीज है जिसके अंदर भी हमने चेंज बताना है वो एरिया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इस 2 को मैं हटा दूं, हटा देता हूं, तो जो भी चीज हमने निकालनी है वो क्या है, वो 2 चीजों का प्रोडक्ट है, इस डिब्बे का और इस डिब्बे का प्रोडक्ट है, और ये जो डिब्बा है ये 2 चीजों का सम है। तो मतलब भाई प्रोडक्ट वाली चीज भी यूज हो गई, सम वाली भी, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो लेंथ कितनी बड़ी मेरे भाई, यहां पर ये सम है ना, तो यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ का हमें रेशियो चाहिए मेरे भाई, ठीक है। देख लेते हैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिक्रीज बाई 20, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 20% कम किया गया, तो यहां पर अब हमें रेशियो नहीं चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 20% कम किया गया ना, तो इसका मतलब बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ का ये सम है ना ये वाला डिब्बा, रेशियो नहीं चाहिए, 20% कम हो गया, क्योंकि ये भी 20 घटा ये भी 20 घटा, रेशियो मत देखो, तो ये वाली चीज 20% कम हो गई। और जब क्वेश्चन होता है a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो उस वक्त हमें बी और सी का रेशियो तो चाहिए ही नहीं होता, नहीं चाहिए होता। तो अब क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन है इस पहले वाले डिब्बे का और दूसरे वाले डिब्बे का प्रोडक्ट है, तो अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये रेशियो गिवन नहीं भी होता ना तो भी काम चल जाता है, क्योंकि यहां पर सेम परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये डिब्बा जो है ये तो 20% कम हुआ, और ये जो डिब्बा है ये जो हाइट है ये 30% बड़ी है। अब हमें क्या देखना है, और ये दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, तो वही अपने तरीके से कि ये डिब्बा हो गया 20% कम हुआ है तो 0.8 टाइम्स, और ये डिब्बा हो गया 1.3 टाइम्स, तो 13 8 104 1.04, तो 100 से 104 हो गया अपना क्या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4% इंक्रीज हो गया, 4% इंक्रीज हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात, मतलब यहां पर हमें रेशियो नहीं चाहिए। तो चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपका कंसेप्ट बिल्कुल बना कर रहूंगा, तो इसके अंदर स्टूडेंट कई बार मैंने देखे हैं थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दो तो मार खा जाते हैं, तो इसके अंदर फिर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जनरेट किए हैं। एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग 2 इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी, कोई चीज है उसको 2 चीजों से बनाया जाता है, ठीक है भाई, तो उन दोनों चीजों से उस चीज को बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ए एंड इंग्रेडिएंट बी
आर 20% एंड 30% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल के ऊपर अगर 100 रुपये खर्चा लगता है तो आर्टिकल ए की कॉस्ट है 20 रुपये, आर्टिकल बी की कॉस्ट है 30 रुपये और एक्स्ट्रा कॉस्ट है कुछ 50 रुपये। समझ में आ गया? जब वो आर्टिकल बनता है तो उस आर्टिकल के अंदर जो खर्चा होता है, उस आर्टिकल के अंदर जो टोटल खर्चा होता है उसमें से 20% खर्चा होता है जो ए की कीमत होती है वो। अगर आप दो चीजों को मिलाकर कोई चीज बना रहे हैं तो मान लो ए 10 रुपए का आया, बी 20 रुपए का आया, तो जरूरी नहीं है वो चीज 30 रुपए की बन जाएगी। हो सकता है इन दोनों को मिलाने में भी खर्चा आता हो, किस तरह से मिलाते हैं, तो टोटल चीज 30 रुपए की बजाय 50 रुपए की बने, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो 50 रुपए है। तो समझ गए सिचुएशन क्या है कि ए 20 रुपए का आता है, बी 30 रुपए का आता है और एक्स्ट्रा खर्चा 50 रुपए का होता है और कुल मिलाकर आर्टिकल 100 रुपए का बनता है। ये है, ठीक है, ये हमें कॉस्ट पता लग गई। तो यहां पर हमें ये पता लग गया ना कि आर्टिकल का जो खर्चा है, आर्टिकल का जो भी खर्चा है, अगर मैं आर्टिकल के खर्चे को 3 हिस्सों में बांट दूं कि भाई ए की कीमत कितनी है, बी की कीमत कितनी है और एक्स्ट्रा जो भी कीमत जो भी खर्चा लग रहा है, तो वो 2:3:5 ये खर्चा आता है अपना। और यहां पर एग्जामिनर ने किया क्या है, द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट, कहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया भाया मैंने, देखो यहां से, इफ द कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट ए एंड बी इंक्रीज बाय 40% एंड 10%, तो ए की कॉस्ट 40% बढ़ी है और बी की कॉस्ट 10% बढ़ी है और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये बढ़ी नहीं है भाई, मतलब ए और बी ज्यादा महंगे आने लगे लेकिन वो मिलाने का खर्चा जो भी खर्चा वो तो सेम रहेगा ना, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो 0% ही उसके अंदर चेंज है। ठीक है, अब हमने बताना है, अब कई स्टूडेंट हो सकता है यहां पर मार खा जाए, ठीक है, बस उसी कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं A+B+C वाले को। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट आर्टिकल, तो दो हिस्से जो थे, खर्चे के जो दो हिस्से थे वो 40% बढ़ गए, तो 2 × 40 80, प्लस जो 3 हिस्से थे वो 10% बढ़ गए, 3 × 10 30, प्लस जो 5 हिस्से थे वहां पर कोई परसेंटेज चेंज नहीं आया, 5 × 0 0 और टोटल 10 हिस्से हैं। कई लोग यहां पर 2 + 3 कर देंगे, टोटल हिस्से तो 10 है ना, 2 + 3 + 5, ठीक है 10, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा 110/10, मतलब कि 11%। गलती से स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट 22 ही निकाल के बैठ जाएंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब ये देखो भाई, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 60% हिस्सा बढ़ा देता है, तो ये उसकी इनकम है, और इनकम क्या होती है, उसका एक्सपेंडिचर प्लस उसकी सेविंग। तो भाई इनकम का 60% हिस्सा वो खर्च करता है, बाकी सेव कर लेता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, उसकी इनकम 40% बढ़ती है और उसका ड्यू टू दिस ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो बाय 40%, उसका एक्सपेंडिचर भी 40% बढ़ता है, तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक नई सिचुएशन आपको बता रहा हूं। A = B+C, B 40% बढ़ा, C भी 40% बढ़ा, तो आप क्या बोलोगे, A भी 40% बढ़ेगा, रेशियो की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने B और C बताया तो आपने A बता दिया ना, तो अगर कोई आपको A और B बता दे तो C भी बता देना चाहिए कि भाई A 40% बढ़ा और B भी 40% ही बढ़ा, तो भाई C भी 40% ही बढ़ा होगा। अगर इनमें सेम चेंज है ना, ये तभी आएगा जब उसमें भी उतना ही चेंज होगा, और अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको रेशियो जरूर बताया है कि उसका एक्सपेंडिचर है वो 60% है, सेविंग 40% है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसने ये जो चेंज है ये सेम बता दिया, ये क्वेश्चन भी देता है वो, तो सीधा ये भी 40% है, तो कितना परसेंट चेंज आ जाएगा उसकी बचत के अंदर, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ द बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो क्वेश्चन है ये इस सीरीज का नहीं है, लेकिन जो मैं पिछला A = B × C वाले में लेना भूल गया था, इसलिए मैंने यहां पर ले लिया। तो कहीं पर भी समझा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए समझाना चाह रहा था, होम असाइनमेंट में डालना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं समझाना चाह रहा था। बिकॉज ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर द प्राइस ऑफ शुगर, और एक बार खुद इसको कर लीजिएगा, ठीक है, खुद करोगे वही बेस्ट होगा। The price of sugar increased by 40%. Sharma family reduced its consumption so that expenditure on sugar is up by 12%. हुआ क्या, देखो शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब भाई जो एक्सपेंडिचर है किसी चीज के ऊपर
वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेट कितना है और उसकी कंजप्शन कितनी है। मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू बी इंटू सी। और ये मैंने कई तरीकों से कराया है, ये मैंने ऐसे भी कराया है। एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि कोई चीज़ है उसे 30% बढ़ा दिया गया है, अब मैं उसको कितने परसेंट घटाऊं ताकि वो पहले से 10% ज़्यादा रहे, ताकि वो पहले से 10% ज़्यादा रहे। मतलब मेरे को 130 से 100 पर नहीं लाना है, मेरे को 130 से 110 पर लाना है, पहले से ज़्यादा परसेंट ज़्यादा रखना है। 30% बढ़ा दिया है ताकि पहले से 10% ज़्यादा रहे। यहाँ पर मेरे को इसे 20 कम करना पड़ेगा 130 पर, 20 130 पर, तो 2/13 कम करना पड़ेगा। तो 2/13 इंटू 100 करोगे, और कई लोग 1/13 की वैल्यूज याद करके रखते हैं, 1/13 2/13, ऐसे आप मत करना भाई, ठीक है। बिना वजह इन चीज़ों को मत रटना, अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर दोगे बिना वजह, ठीक है। इतना ये तो कभी कभी निकाल ही सकते हैं जिंदगी में, जो भी चीज़ मतलब चाहिए उसको रट के थोड़ी रखेंगे हैं। दिमाग कोई मतलब पेन ड्राइव बनाने की जरूरत थोड़ी होती, फिर हमें दिमाग को यूज़ कर लेते हैं, स्टोर हाउस। तो देखो यहाँ पे 13 एकम 13, 7 और 0 बच गए, 13 पंजे 65, 15 5/13% इसको कम करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो जनरली क्या होता है कि शुगर का प्राइस बढ़ गया तो शुगर के प्राइस को कितना कम करें, कितने परसेंट कम करें कि भाई कंजप्शन को, सॉरी फ्लो में कभी कभी ऐसे बोल जाता हूं मैं कि शुगर का प्राइस बढ़ गया, कुछ परसेंट बढ़ गया, तो उसकी कंजप्शन को कितना कम करें कि भाई जो टोटल खर्चा है शुगर के ऊपर वो इतना ही आ जाए। तो अगर प्राइस बढ़कर 5/4 गुना हो गया है तो इसको हम 4/5 कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बीच में रुकने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, बिकॉज ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40%। तो अगर पहले खर्चा 100 रुपये होता था तो भाई ये रेट बढ़ गया, इस कारण खर्चा 140 रुपये होगा अब, है ना। लेकिन शर्मा फैमिली ने क्या किया, शर्मा फैमिली ने अपनी कंजप्शन जो है वो इतनी घटा ली। कभी कभी तो शर्मा फैमिली इतनी घटा देती है कि वो 140 से 100 आ जाए, लेकिन यहां पर उन्होंने इतनी घटा ली सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज अप बाई 12%। तो जो खर्चा पहले 100 था अब वो 12% बढ़ के 112 हो गया है, 112 हो गया है। तो रेट के कारण जो खर्चा है, जो प्राइस बढ़ा था, प्राइस के कारण खर्चा 100 से 140 हो गया। अब हमने कंजप्शन के कारण खर्चे को, कंजप्शन को इतना कम करना है कि खर्चा 140 से 112 आ जाए, इतने परसेंट कम करना है। तो अब यहां पर एग्जामिनर ने यह नहीं पूछा कि कंजप्शन को कितने परसेंट कम करें, उसने ये पूछ लिया कि भाई पहले कंजप्शन 50 थी तो अब कितनी होगी। तो बेसिक बात होगी ना, वो पहले परसेंटेज पूछ लेता था, यहां पर पूछ लिया कि तो भाई पहले 50 थी। यहां पर मेरे सामने सिचुएशन क्या है कि पहले कंजप्शन 140 थी, उसको घटाकर 112 कर रहा हूं, तो अब 140 की जगह पर क्या आ गया 50। पहले कंजप्शन 50 केजी थी, अब कितनी होगी। तो भाई अगर 140 को 50 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो अब 112 को कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लो भाई, 140 की जगह 50 है तो 1 की जगह 50/140 है, तो 112 की जगह गुणा में 112 ये है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 8 112, 8 5 40। तो 40 केजी अब करनी पड़ जाएगी उनको कंजप्शन, 10 केजी कम करनी पड़ जाएगी। तो अब कंजप्शन कितनी हो गई 40 केजी। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा आ रहा होगा ये करने में, ठीक है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आपका रिवीजन, आपकी मेहनत मेन रोल प्ले करेगी एक बार जब आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।